जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं 2026 के लिए बैच। तो बड़े ही जोश और होश के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के लिए। तो हम जानते हैं कि आज हमारा पहला चैप्टर है कौन सा, तो हम देख लेते हैं। क्लास 10th का आज हम केमिस्ट्री करने वाले हैं और अध्याय 1 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं साथियों? अध्याय 1 और क्लास 10th का केमिस्ट्री। यहाँ से आप सभी के लिए 2026 में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आज आप लोगों को मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ। और हस्तलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो भी होगा, अर्थात क्वेश्चन आंसर हमारा नोट्स जो भी होगा, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्या कर लेंगे, AC आनंद क्लासेस 88, AC आनंद क्लासेस 88। उसके बाद आप लोगों को इस क्लास के बाद ही इस जो है वीडियो के नीचे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण चैप्टर, जहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा। साथियों, आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अभी जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा करके हम इंग्लिश भी पढ़ते चलेंगे। हालांकि आप लोग हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड से हैं तो हिंदी ही आवश्यक है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर साथ साथ इंग्लिश भी करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी नोट्स रहेगा उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आज का हम सिलेबस देखते हैं सर्वप्रथम। तो आज का हमारा सिलेबस है, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। क्या देखते हैं साथियों? परिचय। तो सिलेबस में हमें सर्वप्रथम क्या पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ना है साथियों? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है अम्ल एवं क्षार। क्या पढ़ना है साथियों? अम्ल एवं क्षार, अर्थात कौन सी जो है हमारा पदार्थ है या धातु है या विलियन है, तो एसिड मतलब खट्टा है या कड़वा है या बिल्कुल उदासीन है। जैसे हमारा हो जाता है दही, हो जाता है हमारा खट्टा हो जाता है। टूथपेस्ट है, ये हमारा कड़वा हो जाता है। पानी है, उदासीन है, मतलब कोई मतलब उस तरह का वो नहीं होता है। तो ये सब हमें देखना होगा। उसके बाद धातु और अधातु हमें पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा साथियों? धातु एवं अधातु पढ़ना होगा। बहुत से आप लोग परिभाषा सुने होंगे कि धातु से टन टन की आवाज़ आती है तो चमकता है। तो हम एक अलग तरह से धातु और अधातु को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। जैसे कि साथियों, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन क्या है, धातु है या अधातु है, तो आप लोग वहाँ क्या देखने जाएंगे कि हाइड्रोजन में जो है टन टन की आवाज़ आती है या नहीं, तो वो चमकता है कि नहीं। तो इस तरह से नहीं, हम लोग एक अलग लेवल से देखेंगे धातु और अधातु का किस तरह से क्या डिफिनेशन होता है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो जाएगा। अगला है कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड। उसके बाद हो जाता है तत्वों का वर्गीकरण। क्या हो जाता है साथियों? तत्वों का वर्गीकरण। जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से। तो उसका किस तरह से वर्गीकृत किया गया, अर्थात हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण हम समझेंगे, जो भी हमारा एलिमेंट अर्थात तत्व है। उसके बाद क्या हो जाता है? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, जो भी हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो भी प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधा, जंगली जीव जानवर, जो भी हो जाता है, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर देखा जाए तो 30 से लगभग 25 से 30 आपके, कभी कभी तो 35 तक आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ दिए जाते हैं। तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही अब व्यापक रूप हो गया है साथियों, इसलिए हम इसे जरा सा भी नज़रअंदाज नहीं करके चलेंगे। और सिर्फ सोचिए कि आप
आपके एग्जाम के लिए 80 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में केमिस्ट्री से आ जाते हैं। तो हम इसे ज़रा सा भी इग्नोर नहीं करके चलेंगे, और अगर आप लोग थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो 80 में आप लोग 40 क्वेश्चन 100% करके आएंगे जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से अच्छे से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों की समस्या होगी वो आप लोग टेलीग्राम पे हमें मैसेज के जरिए बता सकते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सर्वप्रथम है साथियों हमारा रसायन शास्त्र, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं या रसायन विज्ञान भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम साथियों हम लोग समझते हैं कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं और किस तरह से इसका डेफिनेशन है। तो विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब साथियों एक हिस्सा, शाखा मतलब क्या हो जाता है साथियों, हिस्सा हो जाता है। अगर हम कहें जिस प्रकार एक पेड़ है, क्या है साथियों, एक पेड़ है, तो पेड़ की एक शाखा होती है कि हिस्सा, जिसे हम उससे एक पेड़ से टहनियाँ वगैरह इस तरह से उस शाखा से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें वही समझना है कि मतलब विज्ञान की वह शाखा मतलब उसका एक हिस्सा, जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत साथियों, जिसके अंतर्गत पदार्थ। तो पदार्थ हम किसे कहते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन आगे समझ लेंगे कि पदार्थ, चलिए हम बता देते हैं कि वैसा कोई भी वस्तु जो क्या करे, स्थान घेरे। जैसे हम पेन रखते हैं तो वो एक स्थान घेरता है, कुर्सी रखते हैं, टेबल रखते हैं तो स्थान घेरता है, कुछ भार है उसमें, क्या है साथियों, कुछ भार है। और आप लोग 9th में बहुत ही अच्छे से पदार्थ के बारे में समझ चुके होंगे, और आगे हम लोग जब धातु अधातु पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम पदार्थ के बारे में अच्छा से समझेंगे। तो जो भी कोई स्थान घेरे, उसका कुछ भार हो, स्वयं को महसूस कराए, वो हमारा क्या हो जाता है, पदार्थ हो जाता है। तो देखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण धर्म एवं संरचना में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। गुण धर्म, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन, क्या लेते हैं साथियों, हाइड्रोजन, और लेते हैं हम ऑक्सीजन, क्या लेते हैं साथियों, हाइड्रोजन लेते हैं, और हम क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। जानते हैं हम लोग कि H2+O, H2+O बराबर क्या हो जाता है, H2O, क्या हो जाता है साथियों, H2O। तो उसी तरह से हम कई सारे फॉर्मूला को अगर लेके देखें, कई सारे अगर हम फॉर्मूला को लेकर देखें, चलिए साथियों, तो क्या हो जाता है हमारा, देखिए एक हाइड्रोजन गैस है हमारा, क्या है साथियों, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, क्या है साथियों, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए हाइड्रोजन एक अलग गैस है, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, लेकिन इसको जब हम मिलाते हैं, क्या करते हैं साथियों, मिलाते हैं, तो उससे हमें जल मिलता है, क्या मिलता है साथियों, जल मिलता है। तो इसी तरह से हमारा हो जाता है साथियों कि उसके गुण में कहीं ना कहीं क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, क्या आ गया साथियों, उसके गुण में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया। तो उसके संरचना में परिवर्तन हुआ। जैसे हम लेते हैं कि एक कार्बन है, यानी CH ले लेते हैं, C ले लेते हैं, H8 ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, C4H8। तो हम इस तरह से इसका क्या बनाएंगे, इसका हम बना लेंगे, संरचना बनाएंगे, इस तरह से हम बनाते चलेंगे। एक और हमारा C ऐड करना होगा, एक और हमारा क्या साथियों करना हो, एक समझाने के लिए ये कर रहे हैं हम कि इस तरह से ये हमारा बनते जाएगा। 4 यहाँ हो गया, इसके आगे हम फिर लेंगे, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। या एक हम C ले लेंगे, एक हम क्या ले लेंगे, C ले लेंगे, और H4 ले लेंगे, तो इसका ये हो गया। और इस तरह से इसका भी आगे आप लोग को समझाया जाएगा। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं साथियों, हम सब आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म एवं संरचना में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये विविया है साथियों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, क्या करता है साथियों, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीधी सी आप एक शब्द में समझिए, सीधी सी एक शब्द में समझिए कि A एक आदमी है और B एक आदमी है।
दोनों को जब मिलाए तो C उत्पन्न हुआ। क्या मिला साथियों? C मिला। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो जल बना, तो वो एक क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अगर हम दूध और उसमें थोड़ा दही डाल दें, क्या डाल दें साथियों? दही डाल दें, जिसे हम लोग गांव में जोरन बोलते हैं। अगर वो डाल दें तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। तो दो चीज मिला है, एक दूध को मिला है और उसमें क्या हम डाल दिए? थोड़ा सा दही डाल दिए, तो पूरे वो दही में बदल गया। तो वही हमारा क्या हो जाता है साथियों? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अंगूर अभी कच्चा है, वो पक जाएगा, पक जाएगा तो वापस कच्चा नहीं हो पाएगा, तो वो भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है साथियों? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि नए उत्पन्न पदार्थ की प्रकृति मूल पदार्थ से भिन्न होती है। जैसे साथियों, एक हमारा दूध है और दूध से हम बना दिए दही। क्या बना दिए साथियों? दही बना दिए। तो दूध तो क्या था कि लिक्विड फॉर्म में था, और दही क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया, जम गया। पूर्ण रूप से सॉलिड भले ही नहीं है, बट वो सॉलिड रूप में है ना, इसलिए मूल प्रकृति से उसका प्रकृति क्या हो गया? अलग हो गया। अगर दही को हम कहीं रखें तो वो नहीं भागेगा, लेकिन अगर दूध को हम रख दें तो चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये क्या हो गया साथियों? एक है, मतलब मुख्य पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि नए पदार्थ की प्रकृति, मूल पदार्थ, मूल मतलब जो भी मेन है, उसके प्रकृति से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई लिक्विड फॉर्म में है तो सॉलिड यानी ठोस पदार्थ में चला जाता है, और कुछ और भी हो जाता है। इसका फिर क्या होता है? रंग में भी कुछ परिवर्तन होता है, ताप में भी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे हम मैग्नीशियम, क्या साथियों? मैग्नीशियम Mg+O2। थोड़ा सा आप लोग को लिख, मतलब जो लिखते हैं उसमें थोड़ा सा परेशानी होता होगा, इसे आप लोग प्लीज मैनेज करेंगे। तो Mg+O2 से हमें क्या मिल जाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल जाता है साथियों? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो ये भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं साथियों अभिकारक। क्या देखते हैं साथियों? अभिकारक, रिएक्टेंट्स, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। क्या करे साथियों? भाग ले, उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अभिकारक। अर्थात दूध, क्या साथियों? दूध, और दूध में जब हम जोरन डाल दिए, कोई एक डाल दिए जोरन, तो उससे हमारा क्या बन गया? दही बन गया। क्या बन गया साथियों? दही बन गया। क्या बन गया साथियों? दही बन गया। तो जब हम दूध और दही को मिलाए, क्या मिलाए साथियों? मिल्क और जोरन को जब हम मिलाए तो हमारा दही बना। तो यहां देखिए, ये हिस्सा ले रहा है। क्या ले रहा है साथियों? हिस्सा ले रहा है। दूध हमारा हिस्सा ले रहा है, जोरन हमारा हिस्सा ले रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अभिकारक। इन दोनों को क्या बोलेंगे साथियों? अभिकारक। और हमारा बन क्या रहा है? फल, प्रतिफल क्या बन रहा है? तो दही बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो भी चीज, जैसे हम मिलाए पानी और चीनी, क्या मिलाए साथियों? पानी और चीनी, यानी वाटर, और हम मिला दिए शुगर, तो उससे हमारा जो शरबत बनेगा, फाइनली क्या बनेगा साथियों? शरबत। वो हमारा उत्पाद हो जाएगा, अर्थात प्रतिफल हो जाएगा। जैसे हम प्रोडक्ट, उसे हम प्रतिफल बोल देते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और आप लोग समझिए यहाँ साथियों, कि क्या हम यहाँ लिखा हुआ है कि इस तीर को, मतलब यहाँ जो एक हम देते हैं, जैसे मानिए ए है और बी है, और हम ऐसे लिखेंगे हिट करने पर प्रकाश की उपस्थिति में हो, या फिर क्या हो जाता है कि हम विद्युत के उपस्थिति में कराए, तो उससे हमारा सी मिला। तो ये तीर का चिन्ह है। तो अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, अर्थात इधर लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है, जिसे हम LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? LHS बोलते हैं। और जो भी उत्पाद होता है, प्रोडक्ट, जिसे हम प्रतिफल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? प्रतिफल बोलते हैं, उसे राइट साइड लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है साथियों? राइट साइड लिखा जाता है उसे, अर्थात RHS हम बोलते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों? RHS बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया हो। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान के संरक्षण का पालन होता है। यहाँ से आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कौन सा नियम का पालन होता है, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन होता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा है रासायनिक समीकरण। क्या है साथियों? रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्ह के द्वारा, किसके द्वारा साथियों? चिन्ह के द्वारा या सूत्रों के माध्यम से सूचित मतलब समझाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या हो जाता है साथियों? हाइड्रोजन प्लस में Cl क्लोरीन, तो यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोक्लोराइड। क्या हो जाता है साथियों? हाइड्रोक्लोराइड। जैसे HCl हमारा यहाँ मिला हुआ है, क्या मिला है साथियों? HCl मिला है। तो इसे हम संकेत के माध्यम से लिखे हैं, जैसे इसे शॉर्ट, किसी भी बड़े फॉर्म को संक्षिप्त में कर देना। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए OR और दूसरा परिभाषा इसका हम क्या दिए हुए हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक मतलब जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, जैसे A और B, तो ये हमारा क्या हो गया साथियों? अभिकारक हो गया। और बन गया क्या? C, तो ये हमारा उत्पाद यानी प्रतिफल बना। क्या बना साथियों? प्रतिफल बना। उनके स्थान पर जब हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन तो हम लिखे H, क्लोरीन तो Cl, और फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा? 2HCl, जो वो संतुलित किया हुआ है। तो किस तरह से संतुलन करना है वो आप लोगों को आगे समझाया जाएगा। आई होप कि ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित हम कैसे करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी समीकरण को हम किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। तो हम पहले इसका देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई है साथियों, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग इसे थोड़ा सा भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और ध्यान से सीखेंगे। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और दूसरा पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण को इस विधि से संतुलित करें। तो हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देके आप लोग को हम समझा रहे हैं साथियों कि हमारा कोई एक फॉर्मूला है, जैसे हम ले लेते हैं C मतलब कार्बन, इसको हम सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को हम गैसीय अवस्था में लेते हैं, और जब इसको हम हीट करते हैं तो यानी गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा CO2 मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, ये अर्थात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए कि कार्बन हमारा कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन हमारा साथियों क्या है? 2 है। और यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 है। क्या है साथियों? ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पर हमारा कार्बन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम संतुलन करने चलेंगे तो यहाँ कार्बन की संख्या भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। इससे हम आगे जब संतुलन करने लगेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। अभी फिलहाल हम इसका अगला जो वीडियो आएगा संतुलन करने वाला, वहाँ आप लोग को अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी यहाँ लंबा हो रहा है। तो अगला हमारा हो जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की सामान्यतः, सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, सामान्यतः 2 विधि हैं। कितने विधि हैं साथियों? 2 विधि। एक है हमारा अनुमान विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। कौन सा है साथियों? एक अनुमान विधि और दूसरा बीजगणितीय। चलिए साथियों, तो हम देख लिए, जब भी आप लोग लिखेंगे तो वहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि रासायनिक समीकरण को मतलब संतुलित करने की निम्नलिखित विधि है जो इस प्रकार है, और इस तरह से आप लोग को दे देना अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग तब तक
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से मन लगा के अपने पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।